एक सवाल, अगर आप कल सुबह उठो और यह देखो कि आपका फोन खुद ही डिसाइड कर रहा है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या देखना है और क्या करना है, डर लग रहा है ना? पर यही सच है, यह फ्यूचर नहीं, यह आज है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज भगत और आप देख रहे हैं एआई इजी है। आज हम बात करेंगे एआई के हिस्ट्री की। 70 साल पहले यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1950 में एक आदमी था जिसका नाम था एलन ट्यूरिंग। उसने एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछा था, क्या मशीन सोच सकती है? और आज 2026 में इस सवाल का जो जवाब आ रहा है, हम उसके बहुत नजदीक हैं। शायद तुम ये नहीं जानते कि ये सब शुरू कैसे हुआ। तो आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ एआई के हिस्ट्री की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कहानी, जिसके हीरो कोई एक आदमी नहीं, एक आइडिया था। वह आइडिया जो आज भी दुनिया बदल रहा है। और बिलीव मी, इस वीडियो के बाद तुम एआई को एक नए एंगल से देखोगे। तो चलो शुरू करते हैं। इमेजिन करो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1950 में जब कंप्यूटर को सिर्फ एक ही काम आता था, कैलकुलेट करना, जोड़ना, घटाना या मल्टीप्लाई करना, बिल्कुल एक कैलकुलेटर मशीन की तरह। तब एलन ट्यूरिंग ने सोचा कि जब मशीन कैलकुलेट कर सकता है तो वह सीख कर सोच भी तो सकता है। और फिर उसने एक गेम डिजाइन किया, द इमिटेशन गेम। यह गेम कुछ इस तरह से काम करता था कि प्लेयर एक रूम के अंदर बैठता है, जिस रूम में 2 दरवाजे होते हैं। एक दरवाजे के पीछे एक ह्यूमन होता था और दूसरे दरवाजे के पीछे एक मशीन। यह प्लेयर दोनों से सेम सवाल पूछता था और उनके आंसर पे यह डिसाइड करता था कि कौन सा आंसर मशीन का है और कौन सा ह्यूमन का। और जब यह मशीन का आंसर ऑलमोस्ट नेचुरल ह्यूमन की तरह लगता था तो यह मान लिया जाता था कि मशीन ने सोचना सीख लिया है। इस गेम के थ्रू एलन ट्यूरिंग बस ये प्रूव करना चाहते थे कि मशीन भी सोच सकती। पर आप सोचो जरा, यह कितना सिंपल आइडिया था और कितना पावरफुल भी। और यही नहीं, यह उस समय का आइडिया था जब कंप्यूटर ऑलमोस्ट एक रूम के बराबर की साइज में हुआ करती थी। अब फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं 1956 में। डार्टमouth कॉलेज, अमेरिका, एक प्रोफेसर जॉन मैकार्थी अपने कुछ दोस्तों को एक समर प्रोजेक्ट के लिए बुलाता है और कहता है, हम एक ऐसा मशीन बनाएंगे जो सोच सकता है। बस वही 5-6 लोग, ब्रेनस्टॉर्मिंग का सिलसिला, एक छोटा सा मीटिंग का कमरा। पर उस मीटिंग के कमरे में आज की इतिहास लिखी जा रही थी। इस सोचने वाली टेक्नोलॉजी को उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा। आर्टिफिशियल मतलब बनाया हुआ, इंटेलिजेंस मतलब सोचने की शक्ति। उस वक्त ये लोग सोच रहे थे, बस 5-10 सालों में हम ऐसी मशीन या रोबोट बना लेंगे जो इंसानों जैसे सोच सके और इंसानों जैसे काम कर सके। लेकिन सुनो, क्या हुआ पता है? लिटरली कुछ नहीं हुआ 1970s तक। फिर 70 और 80 के दशक में कंप्यूटर साइंटिस्ट लोगों ने एक नया आइडिया ट्राई करने का सोचा। हम अगर रूल्स को फॉलो कर सकते हैं, हम अगर रूल्स को सीख सकते हैं, तो कंप्यूटर्स को भी रूल सिखा देते हैं। और फिर उन्होंने बनाया रूल्स बेस्ड सिस्टम वाली मशीन, जो तोते की तरह उनके सवालों का जवाब दे रही थी। रिपीट करो, मैच करो, आंसर दो। और उस जमाने में इसको बोला गया इंटेलिजेंट मशीन। लेकिन कहानी यहाँ से डार्क हो जाती है। एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने एक रिपोर्ट लिखी, लाइटहिल रिपोर्ट। उसमें उन्होंने लिखा, यह जो सोचने वाली मशीन का दावा किया जा रहा है, यह बिल्कुल झूठ है। मशीन सोच नहीं सकती। और फिर हुआ क्या? सभी एआई रिसर्च की, रिसर्च बंद, फंडिंग बंद, प्रोजेक्ट बंद। 30 साल तक एआई पर काम करना मतलब करियर को रिस्क पर डालने जैसी बात हो रही थी। और इस पीरियड को बोला गया एआई विंटर, मतलब ठंडे का मौसम, जहां हम कोई काम नहीं करते। सोचो, 30 साल। लेकिन इस अंधेरे के बाद एक उम्मीद की रोशनी आने वाली थी, जहां सब कुछ बदलने वाला था। फिर 1986 में एक साइंटिस्ट आए, जेफरी हिंटन। उसने एक फॉर्मूला दिया बैक प्रोपेगेशन का। नाम मुश्किल लगता है पर कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल था। सोचो, तुम एग्जाम देने जाते हो और कुछ गलत आंसर लिखते हो। टीचर उसे बोलती है, यह आंसर करेक्ट कर लो। तुम करेक्ट करते हो, फिर से कोशिश करते हो, फिर टीचर कुछ करेक्शन देती है और फिर से आप सही आंसर लिखते हो। यही बैक प्रोपेगेशन था। इसमें मशीन गलती करती है,
फिर खुद सीख लेते हुए उसको करेक्ट करती है और फिर धीरे धीरे सीख जाती है। यही बैक प्रोपेगेशन। अब ये सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं था, यह एक रिवॉल्यूशन का रूप ले रहा था, क्योंकि अब मशीन के पास था आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर, जो कि एक ब्रेन की तरह डिफरेंट इंफॉर्मेशन को पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करता है, डाटा ट्रांसफर करता है, बिल्कुल हमारे ब्रेन की तरह। मशीन को सिर्फ डाटा देने की जरूरत थी, वह अपना पैटर्न खुद ढूंढने लगा था। 11 मई 1996 को फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि पूरी टेक वर्ल्ड हिल गई। न्यूयॉर्क मेडिसन स्क्वायर गार्डन एक चेस कंपटीशन हुआ। एक कंप्यूटर जिसका नाम डीप ब्लू था और एक इंसान, वो भी वर्ल्ड का चेस चैंपियन गैरी कैस्परोव के बीच बैक टू बैक 6 गेम्स हुए और रिजल्ट्स आपको सरप्राइज कर देगा। कंप्यूटर डीप ब्लू जीत गया। दुनिया शॉक में आ गई। अगर कंप्यूटर एक चेस चैंपियन को हरा सकती है तो हमें भी किसी और चीज में हरा सकती है। इस सोच के साथ पूरी दुनिया अलर्ट हो गई। लेकिन सच ये था, डीप ब्लू कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन कर सकता था। वह अपने सिस्टम में पर सेकेंड 20 करोड़ कैलकुलेशन कर रहा था। सोच नहीं रहा था, बस बहुत फास्ट सर्च कर रहा था, एल्गोरिदम को मैच कर रहा था, कौन से मूव कब कहां कैसे खेला जाता है। इस बात से वह एक इंटरकनेक्ट बना रहा था। लेकिन इन सब के बीच एक बात तो क्लियर थी, ये एक सिग्नल था, मशीन का दौर शुरू होने वाला था। लेकिन यह मशीन सिर्फ चेस जानती थी। तुम इसे कोई पेंटिंग बनाने बोलो तो ये नहीं बना सकती थी। तो सवाल यह आया कि मशीन को बाकी के जनरल इंटेलिजेंस कैसे सिखाया जाए। फिर अक्टूबर 2012 में फ्लोरेंस इटली में एक दूसरा कंपटीशन हुआ जिसका नाम था इमेज नेट कंपटीशन। उस कंपटीशन में कंप्यूटर को लाखों फोटो दिखा करके एक पर्टिकुलर फोटो पहचान करवाना था। उस कंपटीशन में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से एक टीम आई थी जिसका नाम था एलेक्सनेट। उसने सबको ह्यूज मार्जिन से हरा दिया। उन्होंने 3 चीजों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन यूज किया। बहुत सारे डाटा, लगभग 14 मिलियन फोटोग्राफ, बहुत पावरफुल जीपीयू और सही फॉर्मूला बैक प्रोपेगेशन वाला। मतलब यह कि इंटेलिजेंस नहीं, स्केल जीता। और यहीं से एआई एक्सप्लोड हो गया। उसके बाद गूगल, मेटा, ओपन एआई सभी लोगों ने अपने सिस्टम को एडवांस करना चालू कर दिया। उन्होंने इमेज क्रिएशन, वॉइस, लैंग्वेज, इन सब चीजों पे पूरी ताकत लगा दी। सब कुछ पॉसिबल होने लगा। फिर समय आया 2014 का। इयान गुडफेलो नाम के एक कंप्यूटर साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया गैन्स, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स। इस टेक्नोलॉजी के थ्रू अब मशीन सिर्फ पहचान ही नहीं रही थी, अब वो बनाने भी लगी थी। फिर समय आया 2015 का, जब सैम ऑल्टमैन और इलिया सुत्स्केवेर ने नींव रखी ओपन एआई की। इनका मिशन था मशीन को लैंग्वेज समझाना। फिर इन्होंने 2018 में GPT-1, 2019 में GPT-2 और 2020 में GPT-3 पे काम करना शुरू कर दिया, जो लगभग 150 बिलियन पैरामीटर्स पे काम कर रहा था। लेकिन ये सब पब्लिक के लिए नहीं था। फिर इन्होंने एक डिसीजन लिया नवंबर 2022 में। इसे पब्लिक के लिए ओपन किया गया और इसका नाम दिया गया चैट जीपीटी, जो शायद आज भी आप अपने फोन पे यूज करने लगे हैं। चैट जीपीटी के लॉन्च होने के साथ ही इसके एक वीक में 1 मिलियन यूजर्स और एक महीने में 100 मिलियन यूजर होने का रिकॉर्ड बनाया, जो कि वर्ल्ड में किसी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी के डाउनलोड्स में सबसे ज्यादा है। एआई के बढ़ते हुए इस सक्सेस को देख करके काफी बड़े बड़े लोग जो एआई से जुड़े हुए थे, उन्होंने अपने अपने विचार लोगों को देने शुरू कर दिए। जियोफ्री हिंटन, जिसने बैक प्रोपोजिशन का लॉजिक दिया था, उसने बोला मशीन अब डेंजरस लेवल पे स्मार्ट हो चुकी है, और उन्होंने इसके 3 सबसे बड़े डर का अनुमान लगाया: अनएम्प्लॉयमेंट, मिस इन्फॉर्मेशन एंड कंट्रोल लॉस। एलोन मस्क ने भी एआई के स्मार्ट होने के ऊपर यह कहा कि यह ह्यूमैनिटी के लिए, मैनकाइंड के लिए सबसे बड़ा थ्रेट हो सकता है। यहाँ तक कि ओपन एआई के फाउंडर सैम ऑल्टमैन ने यह कह डाला कि यह कहाँ तक जाएगा यह मुझे भी नहीं पता चलता। तो एआई की कहानी यहाँ खत्म नहीं होने वाली है। इसकी पॉजिटिव या निगेटिव होने पर बातें चलती रहेंगी और एआई हर दिन नए नए हिस्ट्री बनाता रहेगा। तो यह थी एआई की 70 वर्षों की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। अगर क्यूरियस हो रहे हैं आप
तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और याद रखिए, फ्यूचर बनते हैं, फ्यूचर होते नहीं हैं।